विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत ने शुरू की नगर वन योजना। 200 शहरों में बनाए जाएंगे नगर वन। कॉर्पोरेट, आम लोग, स्थानीय निकाय और राज्य सरकारों की होगी भागीदारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी पर्यावरण दिवस की बधाई। पीएम मोदी का लोगों से आह्वान, समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं। भावी पीढ़ी के लिए और बेहतर ग्रह बनाने की अपील की। आठ जून से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स और होटल। गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश, कहा लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से हो पालन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए चुनाव से पहले जारी किया ब्रोशर। कहा पीएम के कहे अनुसार सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के दृष्टिकोण को वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए अपनाएगा भारत। 21 जून को योग दिवस से पहले सरकार ने लॉन्च किया माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट। माई जीओवी के जरिए भी ले सकते हैं हिस्सा। 3 मिनट का वीडियो बनाकर हैशटैग माई लाइफ माई योगा के साथ करें पोस्ट। 6 श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। कोविड-19 के उपचार से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। याचिका में निजी अस्पतालों में इलाज के लिए शुल्क तय करने की मांग। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत अमेरिका और कनाडा के लिए 75 अतिरिक्त उड़ानों की बुकिंग आज से शुरू करेगा। एयर इंडिया अभी तक 454 उड़ानों के जरिए 1,07,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे। आईएनएस जलाश्व माले से तमिलनाडु के लिए रवाना। और भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,10,960, जबकि 1,09,461 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। दुनिया भर में कोविड-19 से करीब 66,40,000 लोग संक्रमित और 3,91,000 से अधिक लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण दिवस की। जी हां, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है। इस साल पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के लिए समय और बायोडायवर्सिटी के साथ नगर वन पर फोकस किया जा रहा है और आज भारत ने नगर वन योजना लॉन्च की गई। पर्यावरण दिवस के मौके पर कोरोना संकट के कारण दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता रखी गई है। इसे देखते हुए समारोह में शहरी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म दिखाई गई, जिसमें पुणे के वर्जे इलाके में महाराष्ट्र के वन विभाग, एनजीओ और उद्यमियों की मदद से 16.8 हेक्टेयर बंजर भूमि को हरे जंगल में बदला गया है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने वाली पुणे की नगर वन परियोजना देश के अन्य हिस्सों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकती है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सरकारी संगठनों, वन विभाग और अन्य लोगों की मदद से अगले 5 साल में पूरे देश में 200 शहरों में नगर वन योजना के क्रियान्वयन की भी घोषणा की। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagar Van program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूं।
पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और मृदा नमी संरक्षण पर जोर देते हुए इस दिशा में सभी की भागीदारी का आह्वान किया। We all grew up in our childhood getting warnings from our mothers when we did something wrong. I think the nature today, under the pandemic and whatever we are going through in the world, what we are fighting together, is a nature's call, is a planet, mother planet, letting us know that we all need to be more careful and the efforts need to be more concerted to ensure that we take care of this planet in the manner that it should be. देश में बढ़ते शहरीकरण के कारण अपने यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है। इस दिशा में शहरी वन की परियोजना कारगर साबित होगी। दिल्ली में हुए वर्चुअल समारोह में महाराष्ट्र के वन मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों, UNCCD और UNEP के कार्यकारी निदेशकों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किए। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और आज इस खास दिवस पर पर्यावरण मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। तो आज के दिवस पर पर्यावरण मंत्री द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और सभी से ये आह्वान है प्रधानमंत्री का भी और साथ ही कि पेड़ लगाए जाएं। वहीं इस दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये दिन पूरी प्रकृति में परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। भारत में बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण के संरक्षण की परंपरा रही है। हम अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि भावी पीढ़ियों को बेहतर और हरित पृथ्वी विरासत में सौंप सकें। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेशों में कहा कि हमारा ग्रह आज परिस्थिति के संकट से गुजर रहा है। इसके मद्देनजर हम जैव विविधता और बिखरे हुए जो ये परिस्थिति का तंत्र है उसको सहेजने के प्रयासों को न केवल जलवायु संकट बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति और अपने लोगों की सुरक्षा की दिशा में बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर लोगों से अपील की है कि हम सभी पर्यावरण दिवस पर अपने ग्रह को समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं और ये भी कहा कि आइए हम सामूहिक रूप से वनस्पतियों और जीवों को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो हम पृथ्वी के साथ साझा करें। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और बेहतर ग्रह बना सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा, पृथ्वी और लोगों की सुरक्षा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अपने आवास पर पौधा आरोपण किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने की भी अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोग अपने यहाँ वृक्षारोपण भी करें और पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय अपने स्तर पर लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह की चुनौतियां पूरे विश्व के सामने हैं उन चुनौतियों को तो हम परास्त कर सकते हैं इसी पर्यावरण के संरक्षण के संकल्प के साथ। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पर्यावरण दिवस पर बेल और रुद्राक्ष के पेड़ का वृक्षारोपण किया और कहा कि हमें पर्यावरण के साथ चलना होगा क्योंकि बिना इसके कोई जीवन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में वृक्षारोपण और गंगा अभियान को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि इस साल लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे जो प्रदेश के पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। वहीं कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन अवधि में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें कहा गया है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। चेहरे पर मास्क और 6 फीट की दूरी का पालन किया जाएगा। परिसर के भीतर पार्किंग आदि में भीड़ प्रबंधन जरूरी है। प्रवेश और बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते हैं। लिफ्ट में सीमित संख्या में व्यक्तियों के प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए। वहीं अतिथियों के ट्रैवल हिस्ट्री का ब्यौरा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना जरूरी है। रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जरूरी है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सावधानी जरूरी।
लगेज को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। रेस्टोरेंट्स में बैठने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य। डिस्पोजेबल मेन्यू के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई। बगैर संपर्क में आए ऑर्डर लेना और डिजिटल पेमेंट के उपयोग की भी सलाह दी गई है। एयर कंडीशनिंग के लिए CPWD के निर्देशों का पालन बेहद जरूरी है। साथ ही परिसर, कमरों और शौचालयों की निरंतर सफाई को भी जरूरी बताया गया है। होम डिलीवरी के लिए लगे स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। और वहीं हम जानते हैं कि 8 जून से देश भर में धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। 2 महीने से भी ज्यादा समय तक बंद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं और उसका पालन करते हुए लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाना होगा। धार्मिक स्थलों पर बरती जाने वाली सावधानियां हम आपको एक बार बता देते हैं। चेहरे पर मास्क और 6 फीट की दूरी का पालन आपको करना होगा अगर आप धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर्स और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। आरोग्य सेतु ऐप की इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। परिसर में सिर्फ पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति है। चप्पल और जूते परिसर के बाहर उतारना जरूरी है। प्रवेश और बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते हैं। एयर कंडीशनिंग के लिए CPWD के निर्देशों का पालन जरूरी। प्रसाद या पवित्र जल के वितरण से बचने की सलाह। लंगर या सामुदायिक रसोई में सामाजिक दूरी का पालन जरूरी है। परिसर के अंदर सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना जरूरी है। वहीं कालकाजी मंदिर के ट्रस्ट के प्रमुख सुरेंद्र अवधूत ने मंदिर के एक बार फिर से खोले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा कि मंदिर प्रशासन सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पालन करेगी। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के अभियान के तहत ब्रोशर जारी किया। इस ब्रोशर के जरिए विदेश मंत्री ने भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं को सामने रखा। इसमें प्रगति के लिए नए अवसर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम, बहुपक्षीय मंचों में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रयास, समस्याओं के समाधान के लिए मानवीय तकनीक को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के तहत भारत विश्व पटल पर दुनिया के देशों के साथ सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के दृष्टिकोण को अपनाएगा। एशिया प्रशांत खंड में 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत इस अस्थायी सीट का उम्मीदवार होगा। इस सीट पर भारत की जीत तय मानी जा रही है क्योंकि इस खंड में भारत एकमात्र सीट पर अकेला दावेदार है। इस 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत का उद्देश्य संशोधित बहुपक्षीय पद्धति को और बढ़ाना है। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए भारत बातचीत, परामर्श और निष्पक्षता की वकालत करता है। उन्होंने बहुपक्षीय सुधार प्रणाली की नई संकल्पना के लिए भारतीय दृष्टिकोण को भी सामने रखा। I am releasing a brief document that sets out our approach to our candidature. It reflects, in Prime Minister's words, our 5S approach to the world. Samman, respect; Samvad, dialogue; Sahyog, cooperation; Shanti, peace, to create conditions for universal samriddhi, prosperity. Through this approach, we seek to move towards a new orientation for a reformed multilateral system, also known as norms. वहीं कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और खर्च की जरूरतों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को वित्त वर्ष 2021 में नई योजनाओं का प्रस्ताव देने से रोक दिया। वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाली योजनाओं के अलावा अन्य किसी योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के जो व्यय विभाग है उसने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस वित्त वर्ष के लिए पहले से ही स्वीकृत योजनाओं पर भी मार्च 2021 तक रोक लगा दी है। निर्देश में कहा गया कि उभरती हुई और बदलती हुई प्राथमिकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि निजी अस्पतालों में इलाज के लिए शुल्क तय किया जाए। अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी।
खबर केरल से, जहां के मल्लापुरम में हाथी की हत्या के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई। केरल के वन विभाग ने ये गिरफ्तारी की है। दरअसल यहां एक गर्भवती हथनी को एक फल में पटाखा भरकर खिला दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस नृशंस हत्या की देश भर में निंदा हुई और केंद्र सरकार ने इस संबंध में केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केरल सरकार इस हत्या की जांच करवा रही है। सुपर साइक्लोन अम्फन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम इस समय पश्चिम बंगाल में है। ओडिशा में भी तूफान के नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम वहां मौजूद है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुज शर्मा के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली टीम कोलकाता पहुंची, जो प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर नुकसान का आकलन करेगी और रिपोर्ट को तैयार करेगी। प्रतापगढ़ के वाजिदपुर में निजी वाहन स्कॉर्पियो और टैंकर की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग बिहार के भोजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो बिहार से स्कॉर्पियो में राजस्थान जा रहे थे। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक प्रकट किया और अधिकारियों को तत्काल सहायता देने के लिए निर्देश दिए हैं। और वहीं भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति अब आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक भारत में अब संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 1,10,960 हैं। वहीं अगर स्वस्थ हो चुके मरीजों की बात करें तो आंकड़े बढ़कर 1,09,461 हो गए। यानी ये सभी संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की लगातार लोगों से अपील है कि वो लॉकडाउन में दी गई ढील के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उससे रोज अपडेट करें। इसके अलावा मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और बिना पहने कतई बाहर ना जाएं। और अब बात वंदे भारत मिशन की, जिसके तीसरे चरण के 75 अतिरिक्त उड़ानों के लिए एयर इंडिया आज शाम 5 बजे से टिकटों की बिक्री शुरू करेगा। वंदे भारत मिशन के तीसरा चरण 9 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। अमेरिका और कनाडा के न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन, वैंकूवर और टोरंटो शहरों को जाने वाली जो यात्री हैं, वो आज शाम 5 बजे से टिकट खरीद पाएंगे, बशर्ते कि वो इन देशों में प्रवेश के नियमों का पालन करते हों। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के अलावा यहां से फंसे हुए जो लोग हैं, उन्हें भी वापस भेजा जा रहा है। INS जलाश्व माले से भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के लिए रवाना हो गया। ये जहाज 700 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरिन पहुंचेगा। माले में भारतीय उच्चायोग मालदीव के अधिकारियों के सहयोग से प्रवासी भारतीयों की वापसी के कार्य समन्वय से कर रहा है। नौसेना की ओर से चलाए जा रहे समुद्र सेतु अभियान के तहत INS जलाश्व और INS मगर ने 1,500 प्रवासी भारतीयों को पिछले महीने स्वदेश पहुंचाया था। वंदे भारत मिशन के तहत इटली से एक विशेष विमान दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। उड़ान भरने से पहले वहां फंसे भारतीयों ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। आइए रुक कर लेते हैं। The embassy has been a big help trying to get me back home, and I'd like to thank the Indian Embassy for all their efforts and getting all of us together for the flight from home back to Delhi. इंडिया एम्बेसी का बहुत धन्यवाद हूँ और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद हूँ कि जिन्होंने मेरी यहाँ इंडिया जाने के लिए बहुत मदद की और मेरी टिकट का इंतजाम करवाया, और मैं इनका बहुत आभारी हूँ। एम्बेसी को बोलना चाहती हूँ कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे इतना कुछ अनसर्टेनिटी था न्यूज़ में, मीडिया में, और जब भी हम फेसबुक पे जाते थे तो हमेशा ऐसे मौका मिलता था किसी से बात करने के लिए कि अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई डाउट हो कि कब नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगा टू गो बैक टू इंडिया, तो हमेशा रिस्पांस मिलता था। Very thankful for the embassy, Indian embassy in Italy for taking us back to India. Yeah, they've been very helpful. Like from the first day that we emailed them and we were contacting them, they've been very efficient in replying and helping us in every way that they can. So we're very thankful to them. Yeah, the Vande Bharat mission has helped us, going back home. This was really, really tough actually. Otherwise, it would be really, really. So
Thanks a lot. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग से लगाव जग जाहिर है। उनकी कोशिशों के कारण योग को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संकट के कारण इस बार ये डिजिटल होगा। आयुष मंत्रालय ने इससे पहले माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट की शुरुआत की है। इसका मकसद लोगों को योग की तरफ आकर्षित करना है। पुरस्कार के लिए 6 कैटेगरीज रखी गई। इस प्रतियोगिता में MyGov के जरिए भी आप हिस्सा ले सकते हैं। 3 मिनट का वीडियो बनाकर #MyLifeMyYoga के साथ पोस्ट करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। PowerPoint presentation, it focuses on the contest per se. The contest, as you are aware, as already mentioned, its name is My Life, My Yoga. This is an effort to understand the transformatory impact of yoga, which is actually very, very relevant in the COVID-19 scenario. The contest, it nudges and encourages and motivates people to explore the transformatory impact of yoga and also to express it. It is being run, as already announced by ICCR and Ministry of Ayush. We have put it in 3 categories. In fact, it is 3 into 2, male and female separate, so total of 6 categories. Youth, as is internationally done, below 18 years, 1 category of youth, then above 18 years, adults, and yoga professionals. The ministry's social media handles are the prime platform for participation. As of now, we have opened up Facebook, Instagram, and Twitter, and YouTube will be opened up shortly. We have simplified it. Anyone who is on social media can just walk into the contest. और लॉकडाउन के बीच खुशखबरी देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है अन्नदाता किसान। और इन खुशियों को पंख लग जाते हैं जब साथ खड़ा हो प्रधान, यानी कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बनारसी लंगड़े आम को कुछ इसी तरह के पंख लग गए। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बनारस के लिए खुशखबरी है, कारण प्रधानमंत्री की गोद लिए गांव जयापुर की जय सीड्स और भिखारीपुर गांव स्थित बगीचे से बनारस के विश्व प्रसिद्ध लंगड़ा आम पहली बार अपने देश के बाहर दुबई की यात्रा पर निकल पड़ा है। बनारसी लंगड़े का एक्सपोर्ट होने जा रहा है, जो कि दुबई जाएगा वाया लखनऊ पैक हाउस होते हुए। आज हमारे जो बनारसी लंगड़े की खासियत है ये है कि इसका जो अंदर कुसली होता है वो बहुत पतला होता है और इसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है, इसमें रेशे नहीं होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वदेशी जागरण मंच जो किसानों के काम को बढ़ाने में लगा है और प्रधानमंत्री की सोच को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहा है। इसमें स्वदेशी, लोकल से वोकल और लोकल से ग्लोबल सभी शामिल हैं। लोकल टू वोकल जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो आवाज़ तो मिली ही मिली, और लोकल से ग्लोबल के लिए भी इस लंगड़े आम के पंख लग गए। ये केवल संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, क्योंकि सांसद हैं और उनके प्रयास है। बनारसी लंगड़े आम से लदी गाड़ी को बनारस के कमिश्नर ने झंडी दिखाकर दुबई तक पहुंचाने की शुरुआत की और बताया कि आने वाले दिनों में बनारस के लंगड़े आम को लंदन भी भेजा जाएगा और बनारस के आसपास आम का उत्पादन होने के कारण आम के हब के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। लंगड़ा, दशहरी और चौसा एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आम की खेती होती है, और ये आज पहली शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग इसको और FPOs के माध्यम से जोड़कर यहाँ के आमों को भी हम लोग विदेशों में निर्यात करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि किसानों की आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी हो सके। और इसी तरह अगर इसको बढ़ावा मिलता रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हब ये बन जाएगा मैंगो एक्सपोर्ट का। बनारस के आम का विदेश जाना किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। यह पहल किसानों के सपनों को एक नई दिशा देगा। साथ ही यह पहल स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर से हुई है, जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है। फलों का राजा आम, और आम में भी लंगड़ा आम बनारसी, ये नाम है इसका। यहाँ के सांसद हैं प्रधानमंत्री, जिनका नारा ही है किसानों के लिए आय बढ़ाना, और उसके साथ लोकल को ग्लोबल, स्वदेशी को बढ़ाना।
इन तीनों चीजों का जो नारा है प्रधानमंत्री का, उस नारे को चरितार्थ करता हुआ यह प्रयास। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, भिखारीपुर, वाराणसी। और आज देव स्नान पूर्णिमा पर महाप्रभु जगन्नाथ का पवित्र शाही स्नान है। इस साल जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ रस्म अदायगी की गई। कोविड-19 को लेकर सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान या भंडारे का आयोजन नहीं हुआ। इस मौके पर मंदिर में परंपरा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा कर 108 कलश पानी से स्नान पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मंदिरों में प्रभु जगन्नाथ को स्नान कराने के लिए श्रद्धालु मौजूद नहीं रहे। और फिलहाल इन समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।